नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल परिवर्तन दा एडू हब में। वी डोंट टीच, वी इंस्पायर। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे एसएससी के बाद जो यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम होने वाला है उस पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो री एग्जाम के लिए मैंने आपको प्रैक्टिस सेट घटना चक्र के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों के 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और तीसरे प्रैक्टिस सेट का हिंदी का वीडियो आपको मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ पे घटना चक्र का जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है उसके जो जीके जीएस का पोर्शन होता है उसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपने पेन कॉपी निकाल लीजिए और दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। पेन कॉपी निकाल के अपने अपने आंसर करना शुरू कर दीजिए। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, लुम्बिनी, कुशीनगर या ऋषिपत्तन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोध गया, जो कि आपका निरंजना नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पे क्या हुआ था, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं से आपके जो गौतम बुद्ध हैं वो सिद्धार्थ से क्या कहलाए थे? वो सिद्धार्थ से आपके बुद्ध कहलाए थे, यानी गौतम बुद्ध कहलाए थे। लुम्बिनी का संबंध कैसा है गौतम बुद्ध से? तो यही इनका क्या हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। वहीं बात करेंगे आप कुशीनगर की, तो कुशीनगर का पुराना नाम फ्रेंड्स कुशी नारा है और यहीं पे आपके गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, महापरिनिर्वाण हुआ था, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में मृत्यु कहते हैं। ठीक है, लेकिन इनके लिए महापरिनिर्वाण शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, कुशीनगर जहां पे इनका महापरिनिर्वाण हुआ, लुम्बिनी जहां पे इनका जन्म हुआ और बोध गया निरंजना नदी के किनारे जहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां सिद्धार्थ आपके क्या कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यानी वही बात हो रही है महापरिनिर्वाण, जिसको हम लोग अपनी बोलचाल भाषा में क्या कहते हैं, मृत्यु कहते हैं। तो ये कहाँ हुआ था? ऑप्शन है बोध गया, कुशीनगर, राजगृह या वैशाली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर लिखा हो चाहे फ्रेंड लिखा हो कुशी नारा, ये चीज ध्यान रखिएगा, कुशीनगर या कुशी नारा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहीं पे आपका क्या है, यहीं पे आपका बौद्ध संग्रहालय भी है। क्या है फ्रेंड्स आपका? बौद्ध संग्रहालय। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि बौद्ध संग्रहालय कहाँ कहाँ है? तो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और आपका गोरखपुर। कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर 3 जगह आपका बौद्ध संग्रहालय है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नंबर 3, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत में स्थित है? पहली बात तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हमसे पूछा गया है अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल पे है? हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार या लाल किला? तो अलाई दरवाजा जो है ये कुतुब मीनार के पास में स्थित है। और इसे किसे बनवाया था? इसे बनवाया था फ्रेंड अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चीज ध्यान रखिएगा, खिलजी वंश का जो शासक था अलाउद्दीन खिलजी, उसने कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में स्थित है उसके किनारे अलाई दरवाजा नामक एक आपका विश्व धरोहर बनाया था। ये विश्व धरोहर का मतलब है यानी ये इस समय आपका कहाँ है, यूनेस्को की विरासत श्रेणी में शामिल है। ये चीज ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, थोड़ा सा हम लोग जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको जूम इन कर लेते हैं। ये हम लोगों का जूम इन हो गया है, सेट कर लेते हैं। तो पेन कॉपी आप निकाल के वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत पर तैमूर लंग ने किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन है 1294, 1417, 1213 या 1398। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा 1398। गयासुद्दीन आपका जो महमूद था, नसरुद्दीन महमूद था, उसके समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा फ्रेंड आपका GST यानी गयासुद्दीन तुगलक। इसने ही क्या रखी थी? भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। अगला है, सेरिंगपल्लम की लड़ाई अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? सेरिपल्लम लिखा हो फ्रेंड, चाहे आपका लिखा हो श्रीरंगपट्टनम, दोनों बात एक ही है। चाहे सेरिपल्लम लिखा हो चाहे श्रीरंगपट्टनम लिखा हो। और ये लड़ाई जो है किसने लड़ी थी? टीपू सुल्तान ने लड़ी थी, जिससे वो आपका मैसूर जो है वो हार गया था। ध्यान रखिएगा, मैसूर क्या हो गया था? हार गया था, जिससे उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी थी और लॉर्ड वेलेस्ली ने मैसूर को इसी के अंतर्गत सहयोग संधि में शामिल किया था। 107 नंबर क्वेश्चन है, बॉम्बे अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन
किस वर्ष चली थी? हमसे पूछा जा रहा है भारत में मुंबई से ठाणे के बीच में पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? तो वो चली थी फ्रेंड आपकी 1853। एग्जैक्ट डेट ध्यान रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को लगभग 35 किलोमीटर की दूरी में मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में आपकी पहली यात्री ट्रेन चली थी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु डैश में कानून बनाया? 1819, 1825, 1829 या 1832? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका 1829। ध्यान रखिएगा, आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल था और उसने ही राजा राम मोहन राय के साथ ट्रिपल आर के साथ मिलकर ही आपका क्या किया था? सती प्रथा का समापन किया था। और ये क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में पूछा जा चुका है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगला है हमारा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है? मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में दिया रखा है और आर्टिकल नंबर 32 आपका किसके अंतर्गत आता है? वो आता है आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? फ्रेंड ये खाली आपको सिर्फ पागल बनाया जा रहा है, बस इतना आप ध्यान रखिए। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो टोटल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में 10 थे, लेकिन मौजूदा समय में कितने हैं? मौजूदा समय में है फ्रेंड्स आपके 11। इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो वो होता है अनुच्छेद 1, 2, 3, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी सदन का कोई भी सत्र नहीं चल रहा होता है और सरकार को कोई बिल लाना होता है तो सरकार क्या करती है? राष्ट्रपति के पास जाती है और कहती है इस बिल को अध्यादेश के रूप में पारित कर दीजिए। और ये जो अध्यादेश होता है फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम 6 माह तक ही मान्य होता है, उसके बाद ये रद्द हो जाता है। और संसद के 2 सदनों के बीच में अधिकतम 6 माह का ही गैप रह सकता है, इसीलिए अध्यादेश जो है वो 6 माह तक मान्य होता है। ये जारी करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 1, 2, 3 यानी 123 का यूज करके। अगला प्रश्न हमारा, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष? तो किसे सौंपते हैं? ये सौंपते हैं उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति इसकी सबसे पहले जानकारी किसे देता है? वो जानकारी देता है आपके लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक, किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 56(1), जिसमें आपके राष्ट्रपति के पदावधि यानी टेन्योर की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? करेवाश, भागीरथी, काठमांडू या अराकू? तो जो फ्रेंड अराकू है ये आपके हिमालय में ना स्थित होके ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपकी विशाखापट्टनम में। कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कहाँ पड़ता है? ये फ्रेंड पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, इसे अरुणाचल प्रदेश का ऊटी भी बोला जाता है यानी पहाड़ी इलाका। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खासी जयंतिया पहाड़ियां, गारो पहाड़ियां, मिकिर पहाड़ियां या शिलोंग चोटी? तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची जो चोटी है फ्रेंड वो है आपकी शिलोंग चोटी। इसकी लंबाई लगभग 1965 मीटर है। लंबाई नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, ऊंचाई जो है वो कितनी है? लगभग 1965 मीटर है। ये आपके मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। ध्यान रखिएगा, मेघालय को क्या बोला जाता है? मेघालय पठार में जो शिलोंग है इसे बोला जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड। क्या बोला जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड। ये चीज ध्यान रखिएगा, ऐसे उपनाम जो है ये बहुत ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। तो पूर्व का स्कॉटलैंड, शिलोंग, मेघालय। नेक्स्ट है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, हमसे पूछ रहे हैं काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, K2, नंगा पर्वत या माउंट एवरेस्ट? तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा K2, जिसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं गार्डविन
ऑस्टिन, ये चीज ध्यान रखिएगा, गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी तो आप कहेंगे गॉडविन ऑस्टिन, और जब आप ये कहेंगे भारत में सबसे ऊंची चोटी तब आप कहेंगे कंचनजंगा। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी जब की लगाया जाए तो K2, और जब आपका में लगाया जाए तो आपका सिक्किम की कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 एंड 117। 16 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं आती? स्वामित्व मतलब किसी भी देश के अंतर्गत, अंडर मतलब कोई भी देश जो है उस पर अधिकार नहीं किए है। ऑप्शन है आपके वानुआतू, अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या सोलोमन द्वीप समूह। तो जो फ्रेंड आपका अंटार्कटिका है, जिसे 7 महाद्वीपों में शामिल किया गया है, इसे किसी भी देश में स्वामित्व नहीं प्राप्त है। ये सभी लोग म्यूचुअल तरीके से यूज करते हैं। यहाँ पे सभी लोगों ने अपने अपने वैज्ञानिक जो अनुसंधान है वो स्थापित किए हैं। अगला है महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, यूरोप, एशिया, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में अपनी ऊन की जो उपज होती है बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए इसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस यानी ऊन के नाम से जानते हैं। एंड लैंड ऑफ कंगारू, ये भी ध्यान रखिएगा, कभी भी आ सकता है कि लैंड ऑफ कंगारू किसे कहा जाता है, तब भी आपका ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। कभी ये कहा जाए कि सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है, तो सभ्यता का पालना कहा जाता है एशिया को। वहीं मानव सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपका अफ्रीका को। सबसे सुंदर शहरों का मतलब सबसे सुंदर देशों का जो ग्रुप है वो किसे कहा जाता है, यूरोप को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे लिए कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा ये कंटेंट लग रहा है। अगला प्रश्न हमारा, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से माउंट एल्ब्रुस कहाँ स्थित है? जर्मनी, स्विट्जरलैंड, रूस या यूक्रेन? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका रूस। रूस के काकेकश पर्वत, ध्यान रखिएगा, काकेशस पर्वत की एक आपकी पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है, माउंट एल्ब्रुस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमसे पूछा है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड यानी जो बिल्कुल आपका क्या कहते हैं सपोर्ट करता है, सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र या कृषि क्षेत्र। तो ये कौन सा हो जाएगा, कृषि क्षेत्र हो जाएगा। लगभग भारत की 49% जनसंख्या आज भी कृषि पर डिपेंडेंट है, इसीलिए कृषि जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, यानी कह सकते हैं पीठ की हड्डी है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? ध्यान रखिएगा, कभी भी प्राथमिक क्षेत्र आ जाए, जितनी भी नेचुरल चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा, फिर मैं आपको बता देता हूं, जितनी भी नेचुरल चीजें होंगी वो सभी प्राकृतिक चीजें होंगी, यानी प्राथमिक सेक्टर होगा। तो कृषि जो है, कृषि आपकी नेचुरल होती है, इसीलिए कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सभी प्रकार के चीजें आपकी एग्रीकल्चर प्राथमिक सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। वही उद्योग जो है आपका, उद्योग जो है फ्रेंड ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, और सहकारिता जो कि सेवा से संबंधित है ये आपका थर्ड सेक्टर में आएगा। सेवा क्षेत्र को ही हम लोग थर्ड सेक्टर कहते हैं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई डैश को पेश किया गया था। तो भारत में 1 जुलाई सन 2017 को ये पेश किया गया था, यानी ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। जीएसटी का संशोधन कौन सा था, तो 101 नंबर संशोधन था, और समिति कौन सी थी, समिति का नाम था फ्रेंड्स विजय केलकर समिति। ध्यान रखिएगा, विजय केलकर समिति। संशोधन कौन सा था, संशोधन था 101 नंबर। कब लागू किया गया, 1 जुलाई 2017 को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियां बनाना, इत्र और सुगंध, लकड़ी पर नक्काशी या कालीन बनाना? तो सहारनपुर शहर जो है फ्रेंड वो लकड़ी पे नक्काशी के लिए फेमस है। फिरोजाबाद चूड़ी के लिए, इत्र के लिए आपका कन्नौज फेमस है, वही कालीन बनाने के लिए आपका मिर्जापुर, आप लोगों ने देखा होगा उसमें आपके जो अखंडानंद त्रिपाठी होते हैं जिन्हें हम लोग कालीन भैया कहते हैं, और कहाँ होते हैं वो, मिर्जापुर भदोही के पास में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला है 23 नंबर, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? लखनऊ,
मुरादाबाद, इलाहाबाद या खुर्जा? तो इसे कहा जाता है खुर्जा को, यानी चिकनी मिट्टी का शहर, जहां पे चीनी मिट्टी के आपके क्या बनती हैं, वस्तुएं बनती हैं। ऐसे शहर को हम लोग खुर्जा यानी बुलंद शहर बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन सा शहर आपका बुलंद शहर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में फेमस है? आगरा, कानपुर, इटावा या सीतापुर? तो आपके ज्यादा जो चमड़े का काम होता है फ्रेंड, वो कानपुर में भी होता है, और ये आपके उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी के रूप में भी विकसित की गई है। 2018 के वीडियो में यह वाला क्वेश्चन पूछा गया था। अगला है, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं? तो वो है फ्रेंड्स आपके कानपुर और आगरा। ये दोनों आपके चमड़े के लिए भारत में सब सुप्रसिद्ध हैं, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है? यानी उत्तर प्रदेश से लगातार चौथा प्रश्न, सोजनी, रबारी, चिकनकारी या कांधा? तो आपका लखनऊ जो है वो, अवध जो है वो चिकनकारी के लिए फेमस है। लखनऊ में आप जाएंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े आपको गाढ़ा भंडार दिखेंगे, और गाढ़ा भंडार में ही जो चिकन करी का काम जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो वही तो हमसे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों के लिए, सुंदर कढ़ाई के लिए जाना जाता है? तो वो जाना जाता है आपका लखनऊ या अवध नगरी। ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कांच की चूड़ियों के लिए और कांच की बनी वस्तुओं उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फ्रेंड आपका फिरोजाबाद। और ध्यान रखिएगा, फिरोजाबाद को हम लोग सुहाग नगरी के नाम से भी जानते हैं कि यहीं पे आपका कांच का काम सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, क्रोम सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? तो ये वेब विचरक है, खोजी इंजन सर्च इंजन है। तो हाँ फ्रेंड, ये आपके सभी क्या है, सर्च इंजन है। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपके नीचे नीचे आइकॉन बन के आ रहे हैं। इनमें से आइकॉन आपके कौन कौन से हैं? इनमें से आपके आइकॉन है, ये क्या कह सकते हैं, एज दिख रहा है आपको, क्रोम दिख रहा होगा, तो ये सभी आपके क्या है, ये सभी आपके आइकॉन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 130 नंबर, क्रॉलिंग, इंडेक्स और रैंकिंग शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है फ्रेंड आपके खोजी इंजन या सर्च इंजन से। सर्च इंजन कौन होते हैं? जैसे कि आपका क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा हो गया, ये सभी क्या है, आपके सर्च इंजन है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो CTRL+V। ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई चीज को कॉपी करना हो तो CTRL+C, और उसी कॉपी गई चीज को पेस्ट करना हो तो CTRL+V, जिसे हम लोग Ctrl+V कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के प्रकोष्ठों यानी सेल्स में संख्याएं प्रविष्ट की जाती हैं तो वह निर्धारित स्थिति में बाय डिफॉल्ट हो जाती हैं आपके दाईं ओर संरेखित, यानी वो आपके दाईं ओर बढ़ जाती है। इसी को बोला जाता है दाईं ओर संरेखित। नेक्स्ट है, MS पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त संपूर्ण यानी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना और एक दूसरे विषय में प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। फॉर्मेट स्लाइड, फॉर्मेट ऑल, फॉर्मेट पेंट या फॉर्मेट पेंटर। तो ये हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉर्मेट पेंटर, जो पूरी स्लाइड को कॉपी करने का आपको ऑप्शन प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, नींबू निचोड़ने की मशीन है। लास्ट वीडियो पे मैंने आपको बताया था कि आपके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, जिसमें मैंने आपको बताया था सरौता है, व्हील बैचर है, नींबू निचोड़ने की मशीन है, ये सभी आपके द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते यानी लीवर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान न्यूनतम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जी का मान न्यूनतम होता है कहां पर? विषुवत रेखा पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, यानी में से कोई नहीं। तो आपका जो भूमध्य रेखा होता है, या हम लोग जिसे इक्वेटर बोलते हैं, 0 डिग्री की रेखा बोलते हैं, वहां पे जी का मान न्यूनतम होता है। वहीं बात करेंगे ध्रुव पर, तो ध्रुवों पर आपका जी का मान अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक थर्मोस्टेटिंग प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, पॉलिथीन, बेकेलाइट, PVC या पॉलिस्टर? तो जो बेकेलाइट है फ्रेंड,
वो आपका एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। मतलब ये प्लास्टिक क्या होती है, जब इन्हें गर्म किया जाता है तो ये पिघल जाती है, लेकिन पिघलने के बाद जब ये ठंडी होती है तब इतना ज्यादा ये मजबूत हो जाती है कि फिर ये पिघलती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वरित चांदी निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है? तो त्वरित चांदी फ्रेंड मतलब क्विक सिल्वर, जैसे ध्यान रखिएगा इंग्लिश में अगर आप इसे लिखेंगे तो समझ जाएंगे क्विक सिल्वर। तो क्विक सिल्वर किसे कहते हैं फ्रेंड? तो वो कहते हैं पारा से। और पारा हमें किससे प्राप्त होता है? तो पारे का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क है जिसका नाम है सिनेबार। सिनेबार से ही हम लोग फ्रेंड्स पारे को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त डैश के माध्यम से गुर्दे में प्रवेश करता है? तो वो कैसे करता है? वृक्क धमनी। वृक्क धमनी यानी आपको जो आर्टरी होती है, आर्टरी मतलब होता है अवे, ठीक, तो ये जो रक्त है इन्हीं के माध्यम से यानी आर्टरी के माध्यम से ही गुर्दे में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, रक्त स्कंदन विकार किस कमी के कारण होता है? ऑप्शन है आपके कैल्सिफेरॉल, फेलोकोविनिन, पायरोडॉक्सिन या टोकोफेरॉल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो हो जाएगा आपका फेलोकोविन, यानी जो विटामिन के में पाया जाता है उसी के अंतर्गत आपका क्या होता है, उसी के अंतर्गत आपके रक्त स्कंदन का विकार यानी बीमारी हो सकती है। अगला प्रश्न है, मानव प्लीहा नियंत्रित करती है रक्त आयतन, नाड़ी दर, हृदय स्पंदन या फिर आपका हार्मोन उत्सर्जन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त आयतन। ये रक्त का जो आयतन होता है यही मानव की प्लीहा जो है वो नियंत्रित करती है, यानी ऑप्शन ए जो है वो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, जुलाई 2022 में कौन सा जिला देश का हर घर जिला प्रमाणित जिला बन गया है? तो ये बन गया है बुरहानपुर। और ये कहां पड़ता है फ्रेंड? ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। हर घर जो जल है उसने इसने पहुंचा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगस्त 2022 में कौन सा मासिक धर्म उत्पाद निःशुल्क उपलब्ध कराने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है, मासिक धर्म के प्रोडक्ट बिल्कुल मुफ्त देने का। नॉर्वे, आयरलैंड, मैक्सिको या स्कॉटलैंड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड की राजधानी भी ध्यान रखिएगा हिंडनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 143, अगस्त 2022 में एशियान भारत विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? नई दिल्ली, जकार्ता, थिम्पू या फिर नोम पेन जो है वहां पे आपका जो कि कहां पड़ता है? ये पड़ता है फ्रेंड आपके कंबोडिया में। यही कंबोडिया में आपके नोम पेन में एशियान की जो बैठक है वो की गई थी। अगस्त 2022 में भारत की किस संस्था द्वारा भारत का पहला मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण इंडेक्स फंड जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया है फ्रेंड नवी म्यूचुअल फंड के द्वारा, ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस राज्य ने एक करमझरी अभ्यारण्य का गठन किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है आपका मध्य प्रदेश में। और ये करमझरी कहां पड़ेगा? पेंच टाइगर रिजर्व के पास में आपका पड़ेगा। पेंच टाइगर रिजर्व कहां है? ये है आपका फ्रेंड मध्य प्रदेश में। तो नया ध्यान रखिएगा अभ्यारण्य करमझरी। अगला है, अगस्त 2022 में किस भारतीय महिला ने वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड जीता है? तो ये जीतने वाली है फ्रेंड आपकी संगीता अभ्यंजन। इन्होंने ही आपका वर्ल्ड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अवार्ड जीता है। ये हथकरघे वाली एक पूरी अपनी कंपनी चलाती हैं जो हस्तशिल्प पे काम करती है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2021 का सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो ये करी गई है विमला रस्तोगी की, जो कि आपकी दिल्ली की रहने वाली है। अगला प्रश्न है हमारा, बर्मिंघम यानी यूके में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश की तैराक एम्मा मैक्योन ने सबसे अधिक 8 पदक जीते हैं? तो ये किसने जीते हैं? ये जीते हैं ऑस्ट्रेलिया की हैं। और इन्होंने 6 स्वर्ण यानी 6 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 आपका ब्रॉन्ज पदक जीता है। टोटल 8 पदक जीते हैं। और 2026 में जो आपके राष्ट्रमंडल खेल होंगे वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 149 और 150 हमारा, जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? तो ये होता है विभिन्न प्रकार के वनस्पति नहीं होता है, जंतु विभिन्न होता है, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। हाँ, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का फ्रेंड जो आपका अर्थ है वो होता है एक ही निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप जंतुओं को प्राप्त करना। और जैव विविधता दिवस हम लोग कब मनाते हैं? वो मनाते हैं हम लोग 22 मई को। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में वृद्धि होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये बढ़ गई तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी
ओ मीना, ओ मीना कल काजल लगाना। क्या ट्रिक मैंने बताई थी फ्रेंड? ओ मीना कल काजल लगाना। इसे यानी आपकी ओजोन, मीथेन, आपका ओ मीना कल, कल से बन जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जल से बन जाएगा जल वाष्प। ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैसों वाली आपकी गैसेस हैं। फ्रेंड, ये 50 क्वेश्चंस का सेट हम लोगों ने कवर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सभी लोगों को धन्यवाद।